खरी बात की इस खास सीरीज गोडसे ने गांधी को क्यों मारा के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले 3 एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आज़ादी के बाद दिल्ली में दंगा फैला, जिसके बाद गांधी ने दिल्ली में ही डेरा डाल लिया था। वैसे तो दंगे के शिकार हिंदू और मुसलमान दोनों हो रहे थे, लेकिन गांधी ने यह मान लिया था कि इन दंगों के जिम्मेदार सिर्फ हिंदू हैं और इन दंगों में सिर्फ मुसलमान ही मारे जा रहे हैं। और अपनी इसी सोच के कारण गांधी ने एक तरफ तो हिंदू और सिखों को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया, वहीं मुसलमानों के ऊपर अपनी पूरी दया वो लुटाने लगे। आज खरी बात में मैं आपको तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताऊंगा कि मुस्लिम तुष्टीकरण में गांधी इतना आगे निकल गए थे कि एक बार तो उन्होंने इस देश की फौज को और दिल्ली की पुलिस को मुसलमानों के टॉयलेट साफ तक करने के लिए बोल दिया था। जी हां, गांधी चाहते थे कि भारत की सेना और दिल्ली पुलिस मुस्लिम कैंपों के शौचालय साफ करे। दरअसल दंगों के उस दौर में दिल्ली में 2 तरह के रिफ्यूजी कैंप थे। ज्यादातर कैंप तो वो थे जिनमें पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थी रह रहे थे। वहीं कुछ ऐसे भी कैंप थे जिनमें वो दिल्ली के वो मुसलमान रह रहे थे जिन्हें दंगों की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा था। मुसलमानों का एक ऐसा ही कैंप दिल्ली के पुराना किला में बनाया गया था। 13 सितंबर 1947 को गांधी ने इस कैंप का दौरा किया, लेकिन वहां की गंदगी देखकर गांधी परेशान हो गए। यहां हर तरफ मलमूत्र बिखरा पड़ा था। शायद गांधी ने अपने पूरे जीवन में ऐसी गंदगी नहीं देखी थी। खुद गांधी ने कहा था कि उन्होंने हिंदू कैंपों का भी दौरा किया है, लेकिन वो उतने गंदे नहीं हैं जितने कि पुराने किले का ये मुस्लिम कैंप है। गांधी ने अपने इस दौरे के अगले दिन यानी 14 सितंबर 1947 को प्रार्थना सभा में जो कहा था वो प्रकाशित हुआ है गांधी वांग्मय के खंड 89 के पेज नंबर 206 पर। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि गांधी वांग्मय पूरे 38 साल के रिसर्च के बाद भारत सरकार की देखरेख में तैयार किया गया है। इसके 100 के करीब खंड हैं और जिनमें करीब 55,000 पन्ने हैं। इसकी प्रामाणिकता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इसी संपूर्ण गांधी वांग्मय के अनुसार गांधी ने कहा था, कल मैं मुस्लिम कैंप में गया, वहां जैसी गंदगी मैंने कहीं और नहीं देखी। मुस्लिम कैंपों से इतनी बदबू निकलती है, इतनी गंदगी है, इसे साफ क्यों नहीं करते? मुझे बहुत दुख हुआ। वहां इतने सिपाही हैं, इतनी फौज पड़ी है, वो इतनी गंदगी क्यों बर्दाश्त करते हैं? वे यानी पुलिस और फौज कहेंगे कि सफाई करना हमारा काम नहीं है, हमें तो सिर्फ बंदूक चलाने का हुक्म है, यहां शांति बनाए रखना हमारी ड्यूटी है, हम हुक्म से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन ये हमारी फौज है, ये हमारे सिपाही हैं। मेरी निगाह में इनके हाथ में एक कुदाली और एक फावड़ा होना चाहिए। जहां भी गंदगी हो ये उसे साफ करें। सबसे पहले उनका काम सफाई का होना चाहिए। तो सुना आपने, गांधी का मानना था कि मुसलमानों के पुराना किला कैंप में भारतीय सेना के जवानों और दिल्ली पुलिस के सिपाहियों को टॉयलेट साफ करना चाहिए। वैसे यह भी सच है कि गांधी ने इस गंदगी के लिए वहां रहने वाले मुसलमानों को भी डांटा था और उन्हें साफ सफाई से रहने की हिदायत भी दी थी। लेकिन जब गांधी ने अपनी इसी प्रार्थना सभा में हिंदुओं के कैंप के बारे में बात की तो उनका रुख थोड़ा सा अलग था। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आ जाएं तो क्या हम उन्हें कुएं में डाल दें? लेकिन हम उनको ये नहीं कह सकते कि अगर आप दुखी हैं तो झाड़ू ना लगाएं, ये चलने वाला नहीं है। आपको सफाई करनी है, हम आपको खाना भी देंगे, पानी भी देंगे, लेकिन कोई सफाई कर्मचारी नहीं देंगे। इस मामले में मैं बहुत कठोर हृदय का इंसान हूं। यानी हिंदू कैंपों के बारे में गांधी का स्पष्ट मत था कि यहां हिंदुओं को ही अपने हाथ से सफाई करना चाहिए, उनकी मदद के लिए कोई सफाई कर्मचारी नहीं दिया जाएगा। आइए अब गांधी के इस महान स्वच्छता अभियान के बारे में थोड़ा और अध्ययन करते हैं। यह ऐसा अध्ययन है जिसे सुनकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। दरअसल जब मुसलमानों के पुराना किला कैंप में गंदगी हद से ज्यादा बढ़ गई तो यहां महामारी फैलने का खतरा पैदा हो गया। लिहाजा मेरठ से कुछ सफाई कर्मचारी इन मुस्लिम कैंप में साफ सफाई के लिए बुलाए गए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसका वर्णन किया है गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी प्यारे लाल नैयर ने अपनी इस किताब महात्मा गांधी पूर्ण आहुति के खंड 4 में। वो इस किताब के पेज नंबर 24 पर लिखते हैं कि पुराना किला कैंप में काम करने के लिए मेरठ से कुछ सफाई कर्मचारी लाए गए थे, लेकिन वहां के हालात देखकर
वो इतना डर गए कि उन्होंने वापस अपने घर भेज दिए जाने की प्रार्थना की। दरअसल पुराना किला के मुस्लिम कैंप की हालत बेहद तनावपूर्ण थी। यहां ना सिर्फ हर तरफ गंदगी थी, बल्कि किसी बाहर के व्यक्ति के लिए इस कैंप में रहना सुरक्षित भी नहीं था। जब मेरठ के सफाई कर्मचारी वहां से डर के भाग गए तो गांधी को बेहद निराशा हुई। उन्होंने पुराना किला के मुस्लिम कैंप की गंदगी साफ करवाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक सफाई दल बनाया और उनसे कहा कि अगर आप वहां जाकर काम करें तो कैंप के अधिकारी आपकी सेवाओं की बड़ी कद्र करेंगे। अपने काम के सिलसिले में आप में से कुछ लोग मारे भी गए तो भी आप सर्वोच्च यश के भागी होंगे और इस पर मैं आपको बधाई दूंगा। तो सुना आपने, गांधी को कितनी चिंता थी पुराना किला के मुस्लिम कैंप की। पहले तो उन्होंने सैनिकों और सिपाहियों को यहां शौचालय साफ करने के लिए कहा, लेकिन जब यह बात नहीं बनी तो उन्होंने अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस कैंप में मलमूत्र साफ करने के लिए लगा दिया। लेकिन इस घटना में एक बड़ा सवाल और छुपा हुआ है। क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठा कि आखिर इस मुस्लिम कैंप में ऐसा क्या था कि मेरठ के सफाई कर्मचारी यहां से भाग गए? इतना ही नहीं, गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को वहां सफाई के लिए भेजने से पहले यह क्यों कहा कि आप में से कोई वहां मर भी गया तो मैं आपको बधाई दूंगा? आइए मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूं। दरअसल इस कैंप में दिल्ली पुलिस के मुस्लिम सिपाहियों ने भी शरण ले रखी थी। आजादी के समय दिल्ली पुलिस में बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम अधिकारी और सिपाही थे। दंगों के दौरान इनमें से ज्यादातर मुस्लिम सिपाही सरकारी हथियारों समेत अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग गए थे। इन्हीं में से कुछ मुस्लिम पुलिस वाले अपने इन्हीं सरकारी हथियारों के साथ इन कैंपों में भी रह रहे थे। इनके अलावा कैंपों में रहने वाले अन्य कई मुस्लिमों के पास भी घातक हथियार थे। गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल नैयर की इस किताब के मुताबिक पुराने किले के इस कैंप में छापा डालने के लिए सरदार पटेल को सेना की एक टुकड़ी भी भेजनी पड़ी थी। इस छापे में कई हथियार बरामद हुए थे। इतना ही नहीं, प्यारेलाल अपनी इसी किताब में पेज नंबर 14 पर लिखते हैं कि दिल्ली में ज्यादातर पुलिस वाले मुसलमान थे। बहुत से मुस्लिम सिपाही अपनी वर्दियां और हथियार लेकर गायब हो गए थे। उनकी वफादारी में भी संदेह था। तभी ऐसी अफवाह उड़ी कि मुसलमान छापा मारकर दिल्ली के शासन को हथियाने की कोशिश करेंगे। जब पुलिस ने मुस्लिम घरों की तलाशी ली तो उसे बम, हथियार और युद्ध सामग्री के ढेर मिले, जिनमें स्टेन गन, ब्रेन गन, छोटी मोर्टार और वायरलेस ट्रांसमीटर मिले। इन चीजों को तैयार करने के छोटे छोटे कारखानों का भी पता लगा। कई जगहों पर मुसलमानों ने राइफलों, स्टेन गनों और मोर्टार से डटकर लड़ाइयां भी लड़ी थीं। प्यारेलाल नैयर के मुताबिक मुसलमानों ने जामा मस्जिद, ओखला, जामिया जैसे इलाकों में बड़ी तादाद में हथियार जमा कर रखे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्यारेलाल जी गांधी जी के निजी सचिव थे और वो जीवन भर अहिंसा और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मानते रहे। इतना ही नहीं, वो आरएसएस के भी कट्टर विरोधी थे। अगर फिर भी किसी वामपंथी, गांधीवादी और जिहादी को प्यारेलाल जी की बात पर भरोसा नहीं है तो फिर मैं उन्हें गांधी के ही एक भाषण का हवाला देना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने माना था कि दिल्ली में मुसलमानों के पास हथियार मौजूद हैं। गांधी ने 1 अक्टूबर 1947 को प्रार्थना सभा में जो कहा था वो प्रकाशित हुआ है संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड नवासी के पेज नंबर 295 पर। मैं आपको फिर से बता दूं कि प्यारेलाल की किताब की तरह ही संपूर्ण गांधी वांग्मय की प्रामाणिकता पर भी कोई सवाल नहीं उठा सकता है। और इसके मुताबिक गांधी ने उस दिन कहा था कि मुसलमानों के पास हथियार पड़े हैं, बहुत से हथियार मिल गए हैं लेकिन सब सामने नहीं आए हैं। पुलिस इन हथियारों की तलाश कर रही है, लेकिन इससे सब हथियार तो नहीं मिल जाएंगे। अगर मुसलमानों के दिल साफ हैं और वह हिंदुस्तान से नहीं लड़ना चाहते हैं तो फिर वो देश के वफादार बने। अगर मुसलमानों को देश से नहीं लड़ना है तो फिर उन्हें हथियारों की क्या जरूरत है? उनको अपने आप सारे हथियार सरेंडर कर देना चाहिए। वहीं प्यारेलाल नैयर ने अपनी किताब में लिखा है कि गांधी ने बार बार मुसलमानों को अपने हथियार पुलिस को सौंप देने की सलाह दी थी, लेकिन मुसलमानों ने उनकी सलाह नहीं मानी। वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस या सेना मुसलमानों के खिलाफ कोई एक्शन लेती थी तो गांधी उसे मुसलमानों पर अत्याचार मानते थे।
18 सितंबर 1947 को गांधी ने भारतीय सेना पर जो आरोप लगाए थे वो प्रकाशित हुए हैं संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड नवासी के पेज नंबर 226 पर, जिसके मुताबिक गांधी ने उस दिन कहा था, मेरे पास एक शिकायत आती है कि जो हमारे फौज वाले हैं, जिनमें हिंदू, सिख, ईसाई, गोरखे भी शामिल हैं, ये सब हमारे रक्षक हैं, लेकिन अब भक्षक बन चुके हैं। मैं नहीं जानता कि ये कितना सच है, लेकिन मैं अपनी आवाज उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि वो शरीफ बन जाएं। मैंने ये सुना है कि वो खुद लूट में हिस्सा लेते हैं। कनॉट प्लेस में कुछ हो गया था, वहां सैनिक और पुलिस वाले भी थे, उन्होंने ही लूटना शुरू कर दिया। हो सकता है कि ये गलत हो, लेकिन अगर ये सच है तो मैं सैनिकों से कहना चाहूंगा कि अब अंग्रेजों का जमाना चला गया है। वो अब हिंदुस्तान के सिपाही बन गए हैं। उन्हें मुसलमानों का दुश्मन नहीं बनना है, उन्हें उनकी रक्षा करना चाहिए। गांधी ये तो चाहते थे कि भारत की सेना मुस्लिम कैंपों में जाकर टॉयलेट साफ करे, लेकिन जब मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लेती थी तो वो उस पर पक्षपात करने का आरोप लगाते थे। गांधी की इन्हीं मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों से देश में गहरी नाराजगी थी और इन्हीं नाराज लोगों में से एक नाथूराम गोडसे भी था। अपनी इस खास सीरीज में अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि जब गांधी ने पाकिस्तान के हिंदुओं को वहीं मर जाने को कहा तो इस पर नाथूराम गोडसे का जवाब क्या था। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।